मुझे याद आ गया जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया था। अच्छा, इसमें मतलब है हम जो आपकी कैश आ रही है वो एक ही अमाउंट है, यानी $100 है तो $100 है, $1000 है तो $1000 है, 1500 है तो 1500 है, और जो टाइम इंटरवल है वो 1 ईयर का आ रहा है। इसी तरह से रेगुलर टाइम इंटरवल 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 डे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर होगा, ठीक है। और जो आपकी कैश फ्लोज आएंगी वो भी रेगुलर होंगी। लेकिन अगर वो रेगुलर ना हो कैश फ्लो, यानी आपका कैश फ्लो आज आपने 100 दिया है, 1 ईयर के बाद आप 200 दे रहे हैं या 150 दे रहे हैं या 125 दे रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं उसको, ठीक है, इंक्रीज करें, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, या फिर उसका टाइम पीरियड अगर चेंज हो जाता है कैश फ्लो के साथ तो फिर उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो आपको इन सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो ये आपके ग्रोइंग कैश फ्लोज के अंदर हम देखेंगे कि अगर कैश फ्लोज स्ट्रीम की सूरत में नहीं है, स्ट्रीम हम उसको उस वक्त बोलेंगे जब रेगुलर इंटरवल हो और आपका जो कैश फ्लो की जो अमाउंट है वो सिमिलर हो, ठीक है। तो ग्रोइंग कैश फ्लो में आपकी कैश फ्लो की जो अमाउंट है वो चेंज होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और फिर उसमें है कि सॉल्विंग फॉर वेरिएबल्स अदर देन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू तो निकालते ही हैं इसके अंदर टाइम वैल्यू के लिए, लेकिन इसमें हमारे पास जो हमारे पास फॉर्मूलाज बने थे उसमें हमारे पास और चीजें भी तो थी ना, लाइक उसमें हमने देखा था कि अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो डिस्काउंट रेट होगा या डिस्काउंट फैक्टर होगा, और अगर फ्यूचर वैल्यू है तो उसमें इंटरेस्ट रेट होगा, और उसको हम कंपाउंडिंग रेट भी कह सकते हैं, या कंपाउंड फैक्टर होगा 1+ करके जो हमने देखा था पीछे उसके अंदर। और ये लास्ट वाला 4.6 में नॉन एनुअल कैश फ्लोज, यानी ऐसी कैश फ्लोज जिनमें टाइम का इंटरवल डिफरेंट हो एनुअल के अलावा। तो ये सारी चीजों को हम थोड़ा एक एक करके जो है ना सारी चीजों को देखेंगे। तो वैल्यूइंग अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज की मतलब है कि आपका जो कैश की अमाउंट है वो सिमिलर होगी, ठीक है। तो हमारे जो ये तो आउटलाइन हो गई, ये हम टॉपिक्स को हमने देखना है इसके अंदर। तो टोटल इसके 6 सेक्शंस बनते हैं, लेकिन सेक्शन वाइज इसकी स्लाइड्स नहीं है, एक ही स्लाइड के अंदर सारे सेक्शंस होंगे, तो आप इसी के साथ ही हम कंटिन्यूटी में करेंगे जैसे पिछले लेक्चर में किया। उससे पीछे हमारे पास सेक्शन वाइज बने हुए थे, तो इसमें सेक्शन वाइज अभी नहीं बने, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि भाई ये तो हमारे हो टॉपिक से हम हासिल क्या करेंगे, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो हमारे ये रहेंगे, ठीक है, कि हम वैल्यू कर सकेंगे सीरीज ऑफ मैनी कैश फ्लोज, ठीक, और हम वैल्यू कर सकेंगे परपेचुअल सीरीज ऑफ रेगुलर कैश फ्लो। परपेचुअल का मतलब वैसे अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको मिलता है कि फॉर ऑलवेज, यानी फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, तो परपेचुअल उसका मतलब था, परपेचुअलिटी उसी से निकला। यानी अगर आपके कैश फ्लोज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हैं, आपको पता नहीं है, बस चलते रहेंगे, फॉर द लाइफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करता है और वो कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे उसका जो है ना वो मिलता रहे रिजल्ट, तो वो उसको हम परपेचुइटी कह सकते हैं। लेकिन ये इसका सही तौर पे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी बनेगी जब हम परपेचुइटी को देखेंगे, वहां हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे साथ, ठीक है। सेकंड में ये है कि परपेचुअल सीरीज कैसे होगी, यानी जो इन्फिनिट सीरीज है कैश फ्लोज की, रेगुलर कैश फ्लोज की, वो उसको हम परपेचुइटी कहते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर लें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर है। वैल्यू कॉमन सेट ऑफ रेगुलर कैश फ्लोज कॉल्ड एन्युटी। तो आपके जो रेगुलर कैश फ्लोज होते हैं जिसमें टाइम पीरियड आपका डिटरमिंड होता है उसको आप एन्युटी कहते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि वो एन्युटी ज्यादा टाइम के लिए होती है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होती है, एक से ज्यादा उसके अंदर कैश फ्लोज होते हैं, लेकिन यू नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स।
वो 2 years की हो सकती है, वो 5 years की हो सकती है, वो 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 25 की हो सकती है, 50 की हो सकती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कितने, एन है ही नहीं आपके पास, एन इन्फिनिटी है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए है, तो फिर उसको परपेचुइटी कहते हैं। अगर उसके नंबर ऑफ पीरियड्स का आपको पता चल जाए तो उसको आप एनओटी कहते हैं। बट वी विल सी इट अगेन व्हेन वी विल स्टडी एनओटी। बट हियर वी आर सीइंग व्हाट would be our learning objective by covering all these course outlines। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि हम वैल्यू कैसे करते हैं परपेचुइटी या एनालिटिकल वैल्यू। तो हम वैसे ही सीख रहे हैं, वही टाइम वैल्यू हुई, सिर्फ आपकी है तो कैश फ्लोज, आपने उनको नाम दे दिए, ठीक है? तो उनका हम वो देखेंगे कि उसको हम किस तरह से देखते हैं, और फिर उस सूरत में कैसे देखते हैं जब आपका कैश फ्लो ग्रो करता है कांस्टेंट रेट पे। कांस्टेंट रेट पे ग्रो करने का क्या मतलब है कि आज आपने $100 दिए हैं, अगले साल आप $110 दे रहे हैं, 10% से वो ग्रो कर गया। उससे अगले साल आप कितना देंगे, आप 120 देंगे, वो 10% से ग्रो कर गया। तो आपका एक कांस्टेंट रेट के साथ जब ग्रोथ आ रही होती है कैश फ्लोज के अंदर, इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे उसको हम देखेंगे। और जो आपने पीछे देखा कि अदर वेरिएबल्स में हम देखते हैं नंबर ऑफ पीरियड, अगर आपको ऑलरेडी पता है जो भी वट एवर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स का नहीं पता आपको, आपको उसकी वैल्यू का पता है, तो आप नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कैश फ्लो निकाल सकते हैं जो रेगुलर कैश फ्लो है। इस तरह से रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ लोन और एन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ लोन और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा बेसिकली, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट भी आप उसके अंदर निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, और लोन जो है उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हैं। रेट ऑफ रिटर्न एक तरह से आपका उसी के ऊपर जो प्रॉफिट है उसको हम, तो रेट जब आता है वर्ड तो ये परसेंटेज में होता है इसका मतलब, और ये बेसिकली इंटरेस्ट है। वैल्यू कैश फ्लो स्ट्रीम्स विद नॉन एनुअल पेमेंट्स, यानी वो साल के अलावा जो पेमेंट्स हों, साल से कम हो साल से ज्यादा हो, तो नॉन एनुअल पेमेंट्स। तो हमने ये सारी चीजें इसके अंदर सीख ली आज के लेक्चर में, राइट जी। अब हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं इसको, और ये हमारा रीकैप है। जो लोग कह रहे हैं ना रीकैप क्या है, ये रीकैप भी है, और फिर उसके अंदर हम एक्सटेंशन कर लेंगे। किस चीज की एक्सटेंशन करेंगे, पहले हमने सिंगल कैश फ्लो को देखा था, फिर सिंगल कैश फ्लो से हम मल्टी फ्लोज के ऊपर मूव करें। तो जो रूल हमने डेवलप किए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो क्या थे, अब ये आपका रीकैप आ गया उसका, ठीक है। on only values at the same point in time can be compared or combined। तो हमें पता है जब हम डिसीजन करते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर हम लाना जरूरी होता है, अदरवाइज उनका कंपैरिजन फ्लॉड होगा, यानी वो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो उसको हम एक पॉइंट इन टाइम के अंदर लेके आएंगे, ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर पढ़ा। अदरवाइज उसके अंदर ये था कि हम उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे हैं इसलिए मार्केट वैल्यू का यहाँ जिक्र नहीं किया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मार्केट वैल्यू अंडरस्टूड है कि वही मार्केट वैल्यू ही ले रहे होंगे, ठीक है। तो एक टाइम के अंदर आप उसको कंपेयर करते हैं, ये हमने अपने पिछले जो लेक्चर था, पिछला जो सेशन था उसमें हमने इसको कवर किया था। इन द सेम वे वी हैव कवर्ड दैट कि हम जो कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं उसे कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है, वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई होती है वैल्यू। सी आपका कैश फ्लो है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन पीरियड्स ऑफ टाइम, एफ वी एन का मतलब फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन पीरियड्स ऑफ टाइम क्या होगा, कैश फ्लो। आपका ये सिंगल कैश फ्लो है, ठीक है, कैश फ्लो, और उसके साथ ये उसका इंटरेस्ट रेट आ गया आपका, जिससे वो कंपाउंड हो रहा है, और एन आपका नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो आपको इस फॉर्मूले का ऑलरेडी पता है, हमने इसे कवर किया था, यही कैप हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्काउंट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो, आपको फ्यूचर में कुछ कैश फ्लो मिलना, उसको आज के दिन में आप कंपेयर करना इसके साथ डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आप उसको डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट करने में क्या होता है, वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, और रेट वही होता है, या इंटरेस्ट रेट कहते हैं या उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो डिवाइड के लिए आप ये साइन भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपने कवर अप किया होगा, राइट जी। अब अगर हम कहते हैं कि हम ये अप्लाई करते हैं ये रूल कैश फ्लो को वैल्यू करने के लिए, ठीक है,
तो आप इसको थोड़ा सा अब एक्सटेंड करते हैं. वी प्लान टू सेव $1,000 टुडे एंड $1,000. जुनैद, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है. अच्छा, मेरे पास ब्लिंक कर गई थी. अच्छा, सपोज वी प्लान टू सेव $1,000 टुडे एंड $1,000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 2 years, यानी 3 साल के लिए. आज, 1 साल बाद, और फिर 2 साल बाद. ठीक है. तो आपके टोटल जो कैश फ्लोज वो बन गए, वो कितने हो गए? 3 हो गए ना. इफ वी अर्न अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है, on our savings, how much will we have 3 years from now? अब इसमें दो तरह की अप्रोचेज आप यूज कर सकते हैं. ये सारा इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे ख्याल में आ जाएगा. आगे चलते हैं. इसकी आपको समझ आ जानी चाहिए. आप देखें, पहले आप सिंगल कैश फ्लो को ले रहे थे, एक वैल्यू को लेते थे, उसकी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल लेते थे. अभी आपके पास जो कैश फ्लोज हैं वो एक से ज्यादा हैं. 1000 आ जाए, 1000 क्या है आपका? एंड ऑफ नेक्स्ट 2 year, यानी 1 साल के एंड पे. आज दिया है ना, तो 1 साल एंड हुआ तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो आपके 3 कैश फ्लोज हैं इसके. और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है. जब आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली कर रहे हैं, इस कैश फ्लो को अलग करें, इस कैश फ्लो को अलग करें, और तीसरे वाले कैश फ्लो को अलग करें. ठीक है. तो लेट्स सी, देखते हैं इसको. वी कैन डू दिस इन सेवरल वेज. वही बात कर रहे हैं. ठीक है. जो आज की प्रेजेंट वैल्यू होती है उसे हम जीरो करते हैं, डेट जीरो या जीरो टाइम करते हैं, जिसपे हम प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट टाइम को हम टाइम लाइन हमने बनाई थी, हमने उसको जीरो कर. ठीक है. और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसको 1 कहा था, या एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर उसको भी 1 कहा था. ठीक है. तो जिस पे आप प्रेजेंट है वो जीरो है. ठीक है. और जो आपका फर्स्ट ईयर एंड होता है उसको आप 1 कहते हैं. नॉर्मली हम क्या कैसे लिया था हमने टाइमलाइन को? एनुअल के ऊपर ही लिया था. तो उसी को आप ध्यान में रखें. ठीक है. तो मूव इट फॉरवर्ड टू डेट 1. डेट 1 का मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 1. ठीक है. ना एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 को भी आप डेट 1 कहेंगे. कंबाइन दिस अमाउंट विद द डिपॉजिट एट डेट 1 एंड मूव द कंबाइंड टोटल फॉरवर्ड टू डेट 2. कैसे होगा? लिखे हुए से हो सकता है समझ ना आ रही. लेट्स सी ग्राफिकली. इसको ग्राफिकली देखते हैं. ठीक है. 1000 आज दिया आपने, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट था, तो उसका कंपाउंडिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1 प्लस 10%, तो 1.1 बन गया. उससे मल्टीप्लाई किया आपने, जो आपका फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, तो वो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन गया ये. अब आपके एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपकी दूसरी कैश फ्लो आ गई, 1000 और आपने डाल दी. तो ये 1000 आया, और ये 1000 जो पिछला था वो कंपाउंड होके ये बन गया. अब ये आपने इन दोनों को टोटल किया, तो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास 2100 बन रहा है. ठीक है. अब 2100 जो है इसको आप आगे मूव करना है आपने, तो इसके ऊपर 10% लगाएंगे, तो 1.1 इसका कंपाउंड होगा, और आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 2310. एक्सक्यूज मी सर. और एट द जी. सर स्लाइड शायद आगे नहीं गई है हमारी. अच्छा, जी सर, आप बोलिए. रुक गई है? ठीक है, आप सही है सर. आ गई? जी जी आ सर. गई. चले, ठीक. ठीक है. ठीक है. अच्छा किया आपने बता दिया. दोबारा देखें, ये आज हमने 1000 दिया, इसके ऊपर 10% था जो हमारा कंपाउंड फैक्टर बना, कंपाउंडिंग फैक्टर 1.1 बना, यानी 1 प्लस आर था ना. 1 प्लस आर 10% था, तो 1 प्लस 10%, तो आपका 1.1 बन गया. 10% को हम 0.1 लिखते हैं ना, तो 1.1 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और 1 साल के अंदर कंपाउंड होके ये 1100 बन गया. तो आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका 1000 और आ गया जो हमारे क्वेश्चन के अंदर था. तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, तो आपके फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट जो है 2100 बन गया. ठीक है. और 2100 जो है टोटल अमाउंट जो है, अब जो कंपाउंडिंग होगी ये टोटल अमाउंट के ऊपर होगी ना. तो 2100 के ऊपर फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट तो वही 10% है ना, तो उसका कंपाउंड फैक्टर 1.1 बनेगा. तो ये आपकी वैल्यू बन गई, ये कंपाउंड हुई, तो ये 2310 हो गया.
ठीक है। और जबकि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपके पास फिर जो है 1000 और आ रहा है, तो वो उसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है। जबकि वो पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या बनेगी आपकी वैल्यू। तो ये जो टोटल वैल्यू आपकी बनी ये और ये सेकंड ईयर में आपके पास 3310 था, तो आपने फिर इसको कंपाउंड किया फॉर 1 ईयर, तो आपकी टोटल अमाउंट बन गई 3641। अब यहाँ पे मैं आपको ये देखें, अब इसको समझे। यहाँ पे उसने क्या कहा था कि फर्स्ट द डिपॉजिट एट डेट 0 एंड मूव इट फॉरवर्ड टू डेट 1। ठीक है। और कैसे कंबाइन करना है, कंबाइन दिस अमाउंट टू द डिपॉजिट एट डेट 1 एंड मूव द कंबाइंड टोटल फॉरवर्ड टू डेट 2। दोबारा आए स्क्रीन के ऊपर, ये स्लाइड पे देखें, यही कर रहे हैं ना। इसको कंपाउंड किया, इसमें ऐड किया, टोटल किया, फिर इसको कंपाउंड किया, इन दोनों को टोटल किया, फिर कंपाउंड किया और फिर इसको आगे लेके गए। लेकिन क्वेश्चन क्या था, कहीं हम क्वेश्चन भूल तो नहीं गए? लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन था। हमने प्लान किया था 1000 आज हमने सेव किया है, ठीक है, और 1000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 इयर्स आपने की, और हमें 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अपनी सेविंग पे। तो ये कितना होगा, क्वेश्चन ये था, हाउ मच विल वी हैव 3 years फ्रॉम टुडे, 3 साल बाद कितना होगा। ठीक है। तो अब आप आगे जाके देखें उस स्क्रीन के ऊपर जो हम देख रहे थे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यहाँ पे बनेगा ना। तो आपकी ये जो वैल्यू है ये कंपाउंड होगी 1 2 3 दफा। ये कितनी बार कंपाउंड होगी, अगर खाली खाली लें तो ये कंपाउंड होगी 1 2 टाइम्स, और ये वैल्यू कंपाउंड होगी 1 टाइम। लेकिन आपने उसको कंबाइन इस तरह से करके इस तरह से लेके आए और उस तरीके से भी ये बता दे। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अभी ये मैं खत्म करके फिर आपके देखता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सो इसको देखें आप, ये दूसरा तरीका आ गया। अनदर अप्रोच इज टू कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू इन ईयर 3 ऑफ ईच कैश फ्लो सेपरेटली। हर कैश फ्लो को सेपरेट करें, जो आपने सीखा हुआ था। सिंगल कैश फ्लो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, C इंटू 1 प्लस आर पावर n। तो n क्या है, 3 है, तो 3 टाइम्स कंपाउंड हो रहा है। जब आप 1000 इंटू 1.1 की पावर 3 करेंगे तो ये वैल्यू, ये एक सिंगल कैश फ्लो कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 1 2 3, 3 बार कंपाउंड हो रहा है। तो आप लिख रहे हैं 1 प्लस 10% 1.1 की पावर 3, जो आपका फॉर्मूला था। तो ये आपके पास ये बन गया। और सेकंड ईयर की जो है कैश फ्लो क्या थी, 1000 थी, इसको आपने इंडिविजुअली कर लिया। इसका क्या बनेगा, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स 2 बनेंगे ना, 1 पे मिल रही है तो इसको 2 साल मिल गया, तो इसमें n2 होगा और इसमें n1 होगा। तो आपने सारी कैश फ्लोज को सिंगल कैश फ्लो बना के आपने उनकी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली सबकी और सबको ऐड कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज निकाल के जब टोटल किया तो एग्जैक्टली वही वैल्यू बनी जो यहाँ पे बन गई, 3641, और यहाँ पे 3640। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई। अब आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो 3 इयर्स की दी थी ना, आपने कहा था कि आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी, और कैश फ्लोज कितनी थी, 3 कैश फ्लोज थी आपकी। तो अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी हो, ये टाइमलाइन हो, कैश फ्लोज को हम सी के साथ शो कर रही हैं और जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं साथ छोटा सा जीरो का मतलब है ये कैश फ्लो आज की है। ठीक है, ये आफ्टर 1 ईयर है, आफ्टर 2 ईयर, ये आफ्टर n ईयर है। अगर n हो गया 3 की जगह तो क्या करेंगे, ठीक है। कंसिडर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो C0 एट डेट 0, C1 एट डेट 1 एंड सो ऑन अप टू Cn एट डेट 1। ठीक है, वी कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो स्ट्रीम इन 2 स्टेप्स। तो हम किस तरह से इसको करेंगे, 2 तरह से करेंगे। फर्स्ट कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे किया। ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो को आप कर लें, ये कितनी बार होगा, ये 1 साल कम हो जाएगा, इसका 1 साल और कम हो जाएगा। आपकी हर नेक्स्ट ईयर की जो कैश फ्लो होगी उसमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 1 साल से कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उस तरह से कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैश फ्लो आप कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब अगर आपका वो है
अपना फ्यूचर वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें फार्मूला आपका वो वाला लगेगा, यानी वो मल्टीप्लाई होगा 1 + r, और जो भी आपके नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या नंबर ऑफ डिस्काउंटिंग पीरियड्स होंगे वो उसके साथ n की वैल्यू वो दिया जाएगी। यहाँ पे अब जो वो बता रहा है आगे वो प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है, वैल्यू द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो देन कंबाइन द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, फिर आप उसकी अब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। वहां पे क्या निकाल रहे थे, वहां पे फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे। तो आप देखें जो सी नॉट आज की कैश फ्लो है उसके अंदर तो कोई टाइम वैल्यू नहीं है ना, टाइम ट्रेडिंग तो नहीं हो रही उसके अंदर, तो उसके अंदर वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, सी नॉट एज इट इज रहेगी। जो 1 ईयर के बाद आपको मिल रही है अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो C1/1 + r बनेगी। ये ऐड हो गई उसके अंदर, ये यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, टोटल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो आज की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, जो 1 ईयर के बाद मिलनी है उसको 1 ईयर की डिस्काउंटिंग दे दी, जो 2 ईयर्स के बाद मिल रही है उसको 2 ईयर्स की डिस्काउंटिंग दे दी। इसी तरह से ऐड करके जो n ईयर्स के बाद आपको मिल रही है उसको n ईयर्स की डिस्काउंटिंग देके आपने सब कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर दिया। बेसिकली ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C1 है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C2 है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C है। तो आपने सारी कैश फ्लोज की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लिया, तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई, टोटल आपकी जो कैश फ्लोज आपको रिसीव होनी है फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमने जनरलाइज कर दिया उस फॉर्मूले को, हमारे पास कोई एक्चुअल कैश फ्लो यहाँ नहीं नजर आ रही, हमने नोटेशंस के साथ एक फॉर्मूला बना लिया। दिस टाइमलाइन प्रोवाइड्स द जनरल फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम। तो ये कैश फ्लो स्ट्रीम है, ठीक है, उसका आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। इन द सेम वे जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसी तरह से आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आप इसको जरा पढ़ें, ये क्या बता रहा है आपको, यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड एंड नीड मनी टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, योर रिच अंकल हेनरी will lend you the money as long as you agree to pay him back within 4 years। अगर आप 4 years में बैक कर सकते हैं मनी को तो आपके अंकल आपको पैसे देने के लिए तैयार है। एंड यू ऑफर टू पे हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही वुड अदरवाइज गेट बाय पुटिंग हिज मनी इन अ सेविंग अकाउंट। और आप वही इंटरेस्ट रेट अपने अंकल को देने के लिए तैयार हैं जो कि आपके अंकल उसी पैसे को अगर किसी बैंक के अंदर डालें, सेविंग अकाउंट के अंदर डालें, तो सेविंग अकाउंट वाले जो इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेंगे आप वही इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। बट यू नीड मनी, आपको एक चंक चाहिए बड़ा, ठीक है, मनी का, तो वो आपका अंकल इस ये कंडीशंस हो गए आपकी। अच्छा, बेस्ड ऑन योर अर्निंग्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस, जो आपकी सिचुएशन है वो क्या है, यू थिंक यू विल बी एबल टू पे हिम 5,000 इन वन ईयर। आप एक साल के अंदर $5,000 दे सकते हैं। वट एवर जॉब यू आर डूइंग आफ्टर यू पे ऑल योर लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास इतनी सेविंग्स आप समझते हैं कि हो सकती है कि आप 5,000 एक साल के अंदर दे इन ईयर 1, पहले साल में, एंड देन 8,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो आगे वाले 3 साल के अंदर आप 8,000 दे सकते हैं, पहले साल में आप 5,000 दे सकते हैं। इफ अंकल हेनरी otherwise earn 6% per year on his saving, यानी अगर आपके हेनरी अंकल जो है वो अगर बैंक में डालते हैं तो उनको 6% मिलता है। अब इन्होंने घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, ऊपर लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखें मेरे माउस पॉइंटर को देखें तो यू ऑफर टू पे हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही वुड अदरवाइज गेट बाय पुटिंग हिज मनी इन अ सेविंग अकाउंट, यहाँ दिया हुआ है ना, इसको लिंक करें इसके साथ। इफ अंकल हेनरी वुड अदरवाइज अर्न 6% पर ईयर ऑन हिज सेविंग, का मतलब है कि यही पे आप पे करने के लिए तैयार, तो 6% जो है वो आपका क्या होगा, आपका वो इंटरेस्ट रेट होगा जो आपने पे करना। हाउ मच कैन यू बारो फ्रॉम हिम, कैसे देखेंगे, जितना आप पे कर सकते हैं उतना ही बारो कर सकेंगे ना। तो आपको कौन सी कैश स्ट्रीम का पता है जो आप पे कर सकते हैं, आपको ये है कि आप 5,000 आज पे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 5,000 आप पे कर सकते हैं एक साल के बाद, और फिर दूसरे साल के बाद आप 8,000 पे कर सकते हैं, तीसरे साल के बाद भी 8,000 पे कर सकते हैं, और चौथे साल के बाद भी 8,000 पे कर सकते हैं। तो आप ये अमाउंट रिटर्न करने के काबिल हैं। तो आपने कैलकुलेशन करनी है कि आप जितनी अमाउंट सेव कर सकते हैं, यानी आपकी सेविंग्स कितनी होगी 4 साल के अंदर, उनका आप टोटल कर लेंगे, ठीक है।
टोटल करके, और क्योंकि ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, तो आपने अभी पैसे चाहिए आपको, तो आपने अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करना है, डिस्काउंट बैक करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आज उसकी वैल्यू कितनी बनती है, जितनी आज उसकी वैल्यू बनती है वो आप ले लेंगे और वही फिर आप उनको रिटर्न कर पाएंगे। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको क्वेश्चन। ये देखिए, ये टाइमलाइन में आ गया, आप प्लान किस तरह से करेंगे। At the end of year 1, 5,000. At the end of year 2, 8,000. At the end of year 3, 8,000. At the end of year 4, 8,000. और इंटरेस्ट रेट क्या था, 6%। तो यहाँ 6% क्या बन जाएगा, डिस्काउंट रेट बन जाएगा आपका। और आपकी ये सेविंग्स है, तो टोटल सेविंग्स एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितनी हो जाएंगी, और उन सब एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी होगी, एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी होगी, एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितनी होगी, और एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितनी होगी, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अभी हमने फॉर्मूला इसका जनरलाइज किया था, उसी को हम यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, हम इसको करते हैं। तो कितनी मनी we willing to give you today in return for your promise of these payments, ये वही बात कर रहा है, he should be willing to give you an amount that to these payments in present value terms। तो जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो देने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज यू हैव टू पे 6% इंटरेस्ट। ठीक है, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी इंटरेस्ट से वो बढ़ भी जाएगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इट वुड टेक हिम टू प्रोड्यूस दीज सेम कैश फ्लोज। वी विल फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग इक्वेशन 4.3, वो वही इक्वेशन थी 4.3 जो पीछे हमने देखी थी, एंड देन वेरीफाई योर आवर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस। तो सेम की हम फ्यूचर वैल्यू भी निकालेंगे और कैश वो भी निकालेंगे, तो दोनों वो रिकंसाइल कर जाएंगे, एक जैसी वैल्यू आएंगी। लेट्स सी, इसको हम करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, 5,000 आफ्टर 1 ईयर था, 6% इंटरेस्ट रेट था, तो आपका 6% डिस्काउंट रेट बन गया, वो डिवाइड हो गया 1.06 बन गया। ये आपकी फर्स्ट कैश फ्लो जो एक साल के बाद मिलनी थी, उसको एक साल की डिस्काउंटिंग लगी। इसके ऊपर देखें, कोई आपकी नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए एन की कोई वैल्यू नहीं आएगी। 1 आफ्टर 2 इयर्स 2, आफ्टर 3 इयर्स 3, आफ्टर 4 इयर्स 4। तो आपने इन सबको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया, आपने ऐड किया, you see that you could borrow, yeah, you could save a money that is equivalent in present value to 24,890 and 65 cents। ठीक है, तो ये मनी you can borrow from your uncle। Now suppose that Uncle Henry gives you the money and then deposits your payment to him in the bank each year. How much will he have 4 years from now? We need to compute the future value of the annual deposits। One way to do this is to compute the bank balance each year। ठीक है, आप वो कहता है कि एक साल में जो आपने देने हैं पैसे, फर्स्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो थे 4,716.98। तो ये उसने लेके क्या किया, उसने बैंक में डाल दिया। ठीक है, दूसरे साल के एंड पे उसे मिले 8,000, बेसिकली 8,000 मिले, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बन रही है, उसने वो 8,000 लेके बैंक में डाल दिया, ये भी 8,000 लेके बैंक में डाल दिया, ये भी 8,000 लेके बैंक में डाल दिया। तो ये 8,000 4 ईयर्स में मिलेंगे, 4th ईयर के एंड के ऊपर। तो इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन इन तीनों वैल्यूज के ऊपर आपका अंकल इसके ऊपर भी इंटरेस्ट गेन कर सकता है, राइट। तो उसका वो पूछ रहा है कि इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्दर एक्सटेंड कर दिया उसने इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये देखें, 5,000 मिला आपके अंकल हेनरी को, उसने क्या किया, बैंक में डाल दिया। बैंक में डाला तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट उसने कंपाउंड किया, और ये वो वैल्यू बन गई 5,300। और सेकंड ईयर पे उसको 8,000 और मिल गया अपने नेफ्यू से, तो उसने वो ऐड कर दिया, वो भी बैंक में डाल दिया, तो उसके ऊपर ये इंटरेस्ट बन गया और ये टोटल अमाउंट बन गई। तीसरे में भी मिल गया, और चौथे में इसके ऊपर देखें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो टोटल जो उसके पास वैल्यू बन गई वो 31,423 थी। वाइल उसने जो लोन देना है, वो लोन कितना दिया उसने, आप देखिए, लोन उसने दिया 24,890.65, ये उसने लोन दिया। ठीक है, ये उसने लोन दिया आज, और आफ्टर 4 इयर्स उसने इसके इस अमाउंट के ऊपर भी स्टेप वाइज करके इतना अर्न कर दिया। To verify our answer, suppose your uncle kept his 24,890
0.65 in the bank today, earning 6% interest rate. In 4 years he would have, आप देखें ये अमाउंट उसने दी थी उसने, अगर ये पूरी की पूरी अमाउंट अंकल हेनरी रखते बैंक के अंदर और 6% इंटरेस्ट मिलता, तो आप यही फार्मूला लगाते हैं सिंगल कैश फ्लो का। तो ये वही अमाउंट 331,423 जो अदरवाइज ये बन गई। ठीक, ऑलमोस्ट राउंडिंग फैक्टर का थोड़ा सा है, सेम सिंबल। वी गेट द सेम आंसर बोथ वेज विद इन अ पेनी। ठीक है, विद इन अ सेंट या पेनी विच इज ड्यू टू राउंडिंग फैक्टर। ठीक है, राउंडिंग के अंदर थोड़ा सा तो फर्क आ जाता है। तो ये आपने देख लिया उस फॉर्मूले का इस्तेमाल बोथ वेज। आपने क्या किया, आप इसमें डिस्काउंट और इसी में आप कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं और डिस्काउंटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ आपने उसको डिस्काउंट किया, ये डिस्काउंट हो रहा है, और यहाँ इसको आप कंपाउंड कर रहे हैं, और जो टोटल वैल्यू बन रही है वो इक्वल बन रही है। ठीक है, ये आपकी रिकनसाइल हो गई वैल्यू। तो इवैल्यूएशन क्या है इस प्रॉब्लम की? Uncle Henry should be willing to lend you 24,890.65 in exchange for your promised payments. ठीक है, this amount is less than the total you will pay him. आप एक्चुअल में क्या पे करेंगे? एक्चुअल में तो ये पे करेंगे ना, जो आप सिंपल आप अगर इसको टोटल कर दें तो ये पे करेंगे ना आप उसको 29,000 पे करेंगे। ये 2 क्यों आ रहा है इसके? ये तो मिस्टेक है, ये 1 और 2 इसमें मिस्टेक के साथ आ रहा है। 29,000 पे करेंगे, लेकिन आपको मिल रहा है 24,890। ठीक, और ये जो डिफरेंस है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जिसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इस तरह का एक और क्वेश्चन है। ठीक, इस प्रॉब्लम को खुद देख लीजिएगा, सेकंड वाली प्रॉब्लम को। मैं अब आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल सा एक कैश फ्लो स्ट्रीम देखी है, और फिर हमने उसको डिस्काउंट करना भी सीखा है, और उसी को हमने कंपाउंड भी किया। तो इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क नाउ। मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। जी, आपके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? ओके जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले भी मेंशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दिए थे आपको, मैं वो देखूंगा। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ, थोड़ा सा फिर बता दें। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे, डोंट वरी। गुड, अगर किसी को कोई इशू हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, नाजिश फारूक और मोहम्मद मदनी। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें ना, ताकि आपको आंसर किया जा सके। आप ये कहें कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो तो फिर जो है ना समझ आने वाली बात है ना, कि आपको कुछ भी नहीं समझ आया। कुछ भी समझ नहीं आया तो इसका तो मतलब ये बनता है कि पिछला लेक्चर भी समझ नहीं आया। तो आप क्वेश्चन करें, यहाँ पे टाइप करें, स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखें, कौन सी बात और कहां से समझ नहीं आ रही। गुड मदनी, इसका मतलब है वो मैसेज आपका टाइप। हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में ये टॉपिक हम शायद कंप्लीट ना कर पाए, तो मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम करते हैं, कोशिश करते हैं जितना कम कवर अप हो सकता है। जी, स्लाइड विजिबल है जी। ये आप जो है एग्जाम्पल 4.1 ए जो है बिल्कुल सिमिलर काइंड की एग्जाम नजर आ रहा है जी? नो सर, स्लाइड नहीं आई अभी तक? नहीं आई सर अभी तक। और सर वो 31,000 वाली अच्छा, कैलकुलेशन बताइए। सर वो कौन सी 30, कैलकुलेशन नहीं समझ आई? सर वो जो आपने 31? 31 वाली फ्यूचर वैल्यू वाली जो थी। जी जी जी, वो समझ नहीं आई आपको? जी सर, वो नहीं आई अभी।
हाँ, वो आप मेरे साथ 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 क्वेश्चन कीजिएगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है सर। आपको आपने पहले इंस्टॉलमेंट वापस की 5000, ठीक है। एक साल के बाद आपने 5000 देना था ना, आपने 5000 दिया एक साल के बाद। तो ठीक है जिसको सर। आपने पैसे दिए हैं उसने वो पैसे लेके यूज नहीं किया, उसने बैंक में डाल दिए। तो उसको कितना टाइम मिल गया? 4 साल, 3 साल का टाइम मिल गया ना, क्योंकि 4 साल की पेमेंट थी। तो ठीक। मजीद 3 साल अभी थे, तो बैंक ऑलरेडी 6% दे रहा था उसके ऊपर। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, जो डिपॉजिट थे, उनके ऊपर 6% बैंक दे रहा था ना। जी तो वो सर। 6% उसके ऊपर लगेगा फॉर 3 ईयर्स। ठीक है ना, कंपाउंड हो जाएगा ठीक। फॉर 3 ईयर्स अगर सिंगल कैश फ्लो को सर लेंगे तो। सर वो और सिंगल कैश सेकंड जी, सर सिंगल कैश फ्लो वाली जो पूछिए। कैलकुलेशन थी 24,000 तक की, वो तो समझ आ गई है। फिर उसके बाद आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली है ना उसकी 31,000, वो समझ नहीं आई। वो क्यों वो निकाली मैंने थी आप? निकाली है अंकल हेनरी की निकाली है ना। अंकल हेनरी वो पैसे यूज नहीं कर रहे जिन्होंने लोन दिया था। हम्म। उनको जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं वो उन इंस्टॉलमेंट्स को बैंक में डाल रही हैं। पहले साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट पहली मिली उनको 5000 की, तो उन्होंने उसे यूज नहीं किया, उसे बैंक में डाल दिया। बैंक उसके ऊपर 6% दे रहा था, तो वो 6% उसको उसके ऊपर 3 साल के लिए मिलेगा। यानी जो उन्होंने लोन दिया था, उन्होंने कहा ये लोन फॉर द 4 ईयर्स है, ठीक है, कि मुझे 4 ईयर्स के बाद ही मिलेगा। ठीक है। तो वो हमने शुरू में बात की थी कि आप अपने अंकल को सेम इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार हैं जो बैंक देने के लिए तैयार है। और अगर आपके अंकल वही अमाउंट बैंक में डालते हैं, वही अमाउंट बैंक में डालते हैं, तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, ये बिल्कुल एंड में हमने कैलकुलेट किया कि वो जो अमाउंट वो लोन में दे रहे हैं वो है 24,890। स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो ये था ना, ये पॉइंटर देखें अपना माउस का। ये अमाउंट उन्होंने लोन दी थी ना, ये पूरी जी पूरी सर। अमाउंट अगर जो लोन में उन्होंने दी है, ये पूरी अमाउंट उठा के वो अगर बैंक में डाल देते, और कुछ 4 साल बाद कितनी बन जाती, ये बन जाती सिंगल कैश फ्लो है ना। हाँ। ठीक है 6% सर। अगर मिल रहा होता तो ये बन जाती। अब हो क्या रहा है कि उसमें उसमें उसके पार्ट्स हो गए। उन्होंने पेमेंट दी, उन्होंने कहा भाई ये तुम मुझे अगर 4 साल के अंदर पैसे वापस कर सकते हो तो मैं तुम्हें देता हूँ। आप एग्री कर गए, आपको ये पता था कि मैं इतनी इतनी सेविंग्स कर सकता हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम इसकी इंस्टॉलमेंट्स करो या कैसे दो। आपने खुद कहा मैं ऐसे दे सकता हूँ तो मैं ऐसे दूंगा। 5000 पहले साल के एंड पे दूंगा, 8000 में फिर सेकंड ईयर के एंड पे दूंगा, थर्ड ईयर के एंड पे मैं 8000 दूंगा, और फिर फोर्थ ईयर के एंड पे भी 8000 दूंगा। वो एग्री कर गए। ठीक है। अब उन्होंने अदरवाइज पूरी अमाउंट रखी बैंक के अंदर, जो आपको लोन के तौर पे दी है। अब आप जो पैसे दे रहे हैं उनको, वो उस पैसे को भी बैंक के अंदर डाले जा रहे हैं। ठीक है। पहले साल के एंड पे आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की लोन की 5000, उन्होंने 5000 बैंक में डाल दिए, तो बैंक ने उसके ऊपर 6% लगाया 3 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक साल के बाद दिए ना पैसे। जी जी बिल्कुल सर। और दूसरे साल के एंड पे आपने 8000 दिया, तो उसके ऊपर बैंक ने फिर 2 साल का इंटरेस्ट लगाया उसके ऊपर। फिर तीसरे साल के एंड पे आपने दिया 8000, उस पर एक साल का इंटरेस्ट लगाया। फिर फोर्थ ईयर पे आपने 8000 दिया, तो उन्होंने 4 ईयर्स के लिए दी थी ना। तो 4 जो वैल्यू बनती थी वो 31,423.87 बनती थी, और वही वैल्यू यहाँ पे बनी। पैसा यूज नहीं किया उन्होंने, बल्कि वो सेम उनको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल गया जो कि अगर वो बैंक में रखते तो उनको मिलना था। उन्होंने बजाय बैंक के एक और पार्टी को दरमियान में इन्वॉल्व किया, लेकिन आपकी अमाउंट टोटल वही बनी। अभी कुछ समझ आई ठीक। है? जी सर आ गई। ठीक है। अच्छा जी, ये जो एग्जांपल सेकंड है 4 पॉइंट अपना 1A, इसको आप खुद देख लीजिएगा, इसी तरह की एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से पास कर देता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, नीड मनी टू पे डिपॉजिट ऑन एन अपार्टमेंट। योर आंट विल लेंड यू द मनी सो लॉन्ग एज यू एग्री टू पे हर बैक विद इन 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने में वापस कर सकते हैं तो आपकी आंट जो है आपको देने के लिए तैयार है। यू ऑफर टू पे हर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट शी वुड अदरवाइज गेट बाय पुटिंग हिज मनी इन अ सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होगा वही आपके लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड ऑन योर अर्निंग एंड लिविंग एक्सपेंसेस, आप ये समझते हैं कि आप
$70 नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं, फिर $85 हर इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ। यानी उन्होंने 6 महीने का कहा था ना, तो आप पहले महीने के एंड पे $70 पे करेंगे, सेकंड और थर्ड में 85 करेंगे, एंड देन $90 फॉर मंथ 4 to 6, 4, 5 और 6 में आप $90 पे करेंगे। तो ये पूरी आपकी स्ट्रीम बन गई। इफ योर आंट वुड अदरवाइज अर्न 0.5% यानी 0.5% पर ईयर ऑन हर सेविंग, हाउ मच कैन यू बोरो फ्रॉम हर? तो ये पर ईयर है, देखें ये पर ईयर है, ये जो इंटरेस्ट रेट है पर ईयर, ठीक है। तो इसके ऊपर उसने कहा ये पर ईयर अगर वो अर्न कर सकती हैं सेविंग अकाउंट से, तो वो कितना आपको दे सकती हैं पैसे, और जो जितना पैसे आपने लेने हैं वो अपनी सेविंग के हिसाब से लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेविंग्स कितनी बनेगी, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो यही वाला लगाएंगे हम, लेकिन इसको हमने मंथली कर देना है, कन्वर्ट करेंगे मंथली के अंदर, ठीक है। पहले ईयर के एंड पे 70, सेकंड पे 85, थर्ड पे 85, फोर्थ पे 90, फिफ्थ पे 90, सिक्स पे भी 90, ठीक है। तो ये आपने इनका टोटल करना है कितना बनता है, ठीक है, और फिर उसकी आप वो करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वही इक्वेशन जो स्टार्ट में की थी, और फिर हम वेरीफाई भी करेंगे। ये देखें उसने डिस्काउंट किया इसको 5%, 0.5% का, तो 0.5% का 0.0055% बन गया, ये सारा डिस्काउंट करके ये आपका बनता है $500.90। तो ये $500.90 आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप इतना सेव कर सकते हैं, तो उतना ही लोन लेंगे जितना आप पे कर सकते हैं। तो ये आपकी आंट आपको ये लोन दे देंगी। लेकिन अब आपकी आंट क्या करेंगी? नाउ सपोज दैट योर आंट गिव्स यू द मनी एंड देन डिपॉजिट्स योर पेमेंट्स इन द बैंक। वो जो ले रही हैं पैसे आपसे, वो यूज नहीं कर रही, वो भी उतने 6 महीने के लिए जैसे ही मिल बैंक में डाल दी जाएंगी, ठीक है। तो वो उनका कितना बन जाएगा 6 मंथ के एंड पे? तो ये देखिए 70 उनको मिला फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर, फर्स्ट मंथ के एंड के ऊपर, तो उसका ये बना, टोटल ये बना बिल्कुल वैसे इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक है। आखिरी अमाउंट जो है उसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होगी, तो ये आपकी वैल्यू बन गई। अदरवाइज आपकी आंट ने जो लोन है वो ये दिया था ना $500.90, तो ये अगर $500.90 आपकी आंट अगर बैंक के अंदर डालती हैं, तो 6 मंथ के अंदर उन्हें कितना मिलेगा? उनको ये मिलेगा। तो ये अमाउंट 516.11 इन 6 मंथ्स में मिलना था, और यहाँ पे भी वही बन रहा है 516.11, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आप ये देख लें, ये इसमें जो डिफरेंस आएगा, लिया आपने 500 है, लेकिन आपने पे कितना किया? 510 किया, तो ये डिफरेंस है, ये टाइम वेरिएबल। इसमें क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन कम है, इसीलिए उसकी वैल्यू भी मंथली है ना ये, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी हमारा वैल्यूइंग द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। बेसिकली वही टॉपिक है। अब इसमें वो बता रहा है इसको विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, और विद रिस्पेक्ट टू आपका वो है अपना एक्सेल के अंदर आप किस तरह से करते हैं। तो इसमें यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैं तो यूज करता नहीं हूँ, अगर किसी के पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो तो वो इसमें वो ट्राई कर सकता है कि ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, उसके बटन्स के ऊपर फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर। पीवी की वैल्यू होती है, पीएमटी की होती है, एफवी की होती है, 1/y की होती है, ठीक है। सॉरी, I/y की, इंटरेस्ट पर ईयर, I/y इंटरेस्ट पर ईयर है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से करना है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे उसने उसको एग्जांपल दी है, और उसको फिर उसके साथ सॉल्व भी कराया फाइनेंशियल कैलकुलेटर के साथ, ठीक। ये कैलकुलेटर्स के नाम भी बताया। इट्स समहाउ इररेलेवेंट। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर हो तो फिर आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अगर आप इसको करते हैं उसके ऊपर एक्सेल के ऊपर करते हैं, तो एक्सेल में इस तरह से आप फार्मूला डाल सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, इक्वल टू एफ और आपका ये इंटरेस्ट रेट 8% है इसके अंदर, और नंबर ऑफ पीरियड्स 15 है, यानी 15 ईयर्स के लिए, और आप डिपॉजिट कितना कर रहे हैं? 20,000 कर रहे हैं। तो जो आपका कैश आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो को आप हमेशा नेगेटिव के साथ देखते हैं कि ये कैश जा रहा है, पॉजिटिव के साथ का मतलब होता है कि आ रहा है, ठीक। तो आपका सिंगल कैश फ्लो है, ठीक है, 20,000 आपने दिया है,
8% इंटरेस्ट रेट है, 15 ईयर्स में आपको कितना मिलेगा, ये आपको 15 ईयर्स में, ठीक है। इसका वहाँ पे एक्सेल के ऊपर आप इसको इस तरह से भी फार्मूला डाल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर एक वो भी आ जाता है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। सो हाउ ये एक्सेल फिर कैलकुलेटर के हवाले से बताया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ अवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लर्निंग इन अर्निंग इन एवरीथिंग। तो हमें टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। एक्सेल के ऊपर आप कहेंगे तो मैं एक आध बार आपको ये करवा भी दूंगा, ठीक है, कि एक्सेल पे किस तरह से अब हम ये टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर सिंपली आप ये भी डालेंगे ना इक्वल टू एफ वी, और जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले डाल दें, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स डाल दें, फिर जीरो डाल दें, और फिर ये अपना जीरो डाला है, यानी इसमें कोई कैश स्ट्रीम नहीं है ना, इसीलिए इसमें आपने जीरो डाला। और आपने जो पे कर रहे हैं सिंगल कैश फ्लो है, तो उसमें 20,000 आ जाएगा। या तो आपका ये आएगा, पीवी आपका आएगा, या फिर पेमेंट आएगी, इन दोनों में वैल्यू आती है। तो ये आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। अभी ये इसने एक्सेल के साथ में सॉल्व करा है इस प्रॉब्लम को, आई थिंक सो। ये मैं एक्सेल के साथ नहीं कराया हुआ, बट यू कैन सी दिस प्रॉब्लम, इट्स आल्सो सिमिलर प्रॉब्लम, बल्कि उससे थोड़ा इजी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम चले हम देख लेते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। वी वी प्लान टू, ये तो वही लग रहा है प्रॉब्लम जो भी हमने सॉल्व किया था, चलिए देखते हैं। वी प्लान टू सेव $1,000 टुडे एंड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। और फिक्स्ड 6% इंटरेस्ट रेट है, हाउ मच विल वी हैव इन द बैंक 3 years फ्रॉम नाउ। तो 1000 3 टाइम्स के लिए हो जाएगा, फिर 1000 2 टाइम्स के लिए हो जाएगा, फिर 1000 एक टाइम के लिए, 1 year के लिए कंपाउंड हो जाएगा। तो ये आपका कैश फ्लोज है टुडे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो यहाँ पे आप मालूम करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यू बनेगी, तो सिंपली आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये 1000 है, सेम आपने क्या निकालना क्या था, हाउ मच विल वी हैव इन द बैंक 3 years फ्रॉम टुडे। अच्छा, जो भी वैल्यू होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हमने तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ बताया था उसको, यहाँ तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये 1000 है, ये 1000 है, ये इसको डिस्काउंट बैक किया, ये बना, इसको डिस्काउंट बैक किया, ये बना, तो टोटल आपकी ये वैल्यू बनी। तो आफ्टर 3 years अगर आप वैसे देखते हैं तो ये वैल्यू बनी, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है। तो आपकी टोटल वैल्यू अदरवाइज आप देखेंगे तब भी इसी तरह से कैलकुलेट होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको? इसमें आप देख रहे हैं कि आज आप कितना वो करेंगे, दोबारा देखिए, 1000 today and at the end of each of the next 2 years। 3 साल के बाद हमारे पास उसकी वही वैल्यू बनेगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी वो क्वेश्चन किया था लोन वाला, कि हमने दरमियान में डाला था एक और बंदे को जो कार ले रहा था, और वो फिर पैसे लेके वो वापस डिपॉजिट कर रहा था बैंक के अंदर। तो आपने ये देखा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उसको फिर आपने उसके सिंगल कैश फ्लो बना के आपको उसको 3 years में देखना। इसको करने का और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। इसको और करने का तरीका क्या हो सकता है, वो वही हो सकता है कि ये 1000 जो है ये आपका कंपाउंड हो जाए आगे फॉर द 3 years। ये 1000 आपका कंपाउंड हो गया 2 years के लिए, ये 1000 कंपाउंड हो जाएगा 1 year के लिए। जब हम इनकी यहाँ पे जाके वैल्यू निकालेंगे और टोटल करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सिर्फ उसने डिफरेंट तरीके से किया, अदरवाइज वैल्यू आपकी यही बनेगी तब भी, ठीक है। उसने डिस्काउंट बैक करके जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है सारे कैश फ्लोज की, उन कोई सिंगल कैश उसको 3 साल की कंपाउंड कर दिया उसने, तो ये वैल्यू। तो दिस वे और दैट वे दोनों में उसका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। वी कैन गेट द सेम रिजल्ट नो मैटर विच वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम, यही वो बता रहा है, किसी तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द परपेचुइटीज। परपेचुइटीज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर टाइम पीरियड या नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो मतलब अनडिफाइंड है फॉर द लाइफ, या ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए,
तो तब आप उसे कहते हैं परपेचुइटी, यानी कैश फ्लो चल रहे हैं फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम, जो नंबर ऑफ पीरियड है वो इन्फिनिट है, ठीक है। द फॉर्मूला वी हैव डेवलप्ड सो for allow us to compute the present or future value of any cash flows. Now we will consider two types of cash flow streams. एक को हम परपेचुइटी कहते हैं जिसमें टाइम पीरियड का पता ही नहीं है, चल रही है, कब खत्म होगी डोंट नो, ठीक है, इन्फिनिट टाइम के लिए। और एन्युटीज देन वी हैव डिफाइंड नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो उसको जो डिफाइंड नंबर ऑफ पीरियड्स होंगी तो एन्युटी होगी, और अनडिफाइंड होंगे तो परपेचुइटी होगी। तो फर्स्ट वी विल सी द परपेचुइटी। ये देखें ना, ये आज, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चल रही है। देखें डॉट्स लगाए हुए हैं, आगे नहीं पता कहाँ जाके रुकेगी, नहीं पता, ठीक है। A perpetuity is a stream that occur at regular intervals and last सर forever, हमेशा के लिए चलती है। जी सर स्लाइड जी रुकी हुई जनाब। है। सर स्लाइड रुकी हुई है अच्छा हमारे चलिए पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आ जाती है, मुझे आप बताइएगा आ जाए तो। आ गई? नो सर। नहीं आ रही? अच्छा, इसको एक दफा, हाँ अभी भी रुकी हुई है। सर आप आइए। आ गई है, अब मैंने बंद कर दिया, अब आ गई है तो। अच्छा जी, अब बताएं। सर आ गई आप तो। परपिचुइटी आ रहा है ना लिखा हुआ? जी सर, एन्युटी एंड पिच्युइटी। ठीक है, ठीक है, ये परपिचुइटी की स्लाइड नजर आ रही है जिसपे टाइमलाइन नजर आ रही है, जी सर। ठीक है, ये मैं बता रहा था। ठीक है जी। फॉर एवर टाइमलाइन इसकी परपिचुइटी की बनेगी, डॉट डॉट डाल देते हैं फॉर एवर के लिए। तो फर्स्ट कैश फ्लो डज नॉट अकर इमीडिएटली, ठीक है, यानी आपके प्रेजेंट में इसका कोई कैश फ्लो नहीं है। आफ्टर 1 ईयर पहला कैश फ्लो आ रहा है, इट अराइव्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड। तो परपेचुइटी में आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो आता है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड आता है, ठीक, फौरी तौर पे नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप परपेचुइटी का फर्स्ट कैश फ्लो अराइव होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, राइट। तो अब अगर आप इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखें, जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपने लिखा था, तो इसको डिस्काउंट बैक करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको डिस्काउंट बैक करेंगे, इसको डिस्काउंट बैक करेंगे, और आप इसमें देखें इक्वल कैश फ्लोज हैं, तो इसीलिए सी लिखा हुआ है, C1 C2 C3 नहीं, ठीक है, सी ही लिखा हुआ है। कैश फ्लोज क्या है? इक्वल है, इक्वल कैश फ्लोज है, और इंटरवल जो है वो भी इक्वल है, 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद, एक साल बाद, ठीक है, इंटरवल भी इक्वल है और इक्वल कैश फ्लो भी इक्वल है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल हो गया और इक्वल कैश फ्लो। तो आप इसको डिस्काउंट करेंगे, C/1 + R, C/1 + R⁴, C/1 + R⁴, and so on. C/1 + R, 1 + R⁴, C/1 + R⁴, डॉट 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 जारी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने इसी तरह से निकाली थी ना, हम क्या कहते थे कि सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के आप उनको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। हमने इसी तरह वो एग्जांपल्स भी दिए पीछे। नोटिस दैट ऑल कैश फ्लोज आर सेम, तो सारी सेम है तो सी है, तो आप सी को कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, सी को निकाल लें, सी को कॉमन निकालने तो 1/1 + R + 1/1 + R² आ जाएगा, सी 1/1 + R⁴ आ जाएगा। तो वो एक आपकी नीचे एक वो बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगी। आपको नहीं पता इसका, डोंट वरी, ठीक है, कि ये क्या बनता है, बट हाउएवर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जब इस तरह की कोई सीरीज हो, सी कॉमन है सब में, ठीक है, और नीचे 1 + R है, फिर पावर चेंज हो रही है, 1 + R⁴ 1 + R⁴, जब इन सबको ऐड करेंगे आप, सी तो कॉमन है ना, सी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, सी यहाँ बाहर आके यहाँ आपकी ब्रैकेट लेके, तो आपकी सी बाहर आ गया, बाकी सारी वैल्यू अंदर आ गई। इनको जब आप टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू बनती है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कह लें, हम वही फार्मूला डायरेक्ट सीखेंगे,
लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है परपेचुइटी के अंदर वो क्या क्या है कि देयर इज नो कैश फ्लो एट टाइम जीरो। तो परपेचुइटी के अंदर जो फर्स्ट कैश फ्लो होता है एट द एंड ऑफ टाइम वन आता है, यानी एट द एंड ऑफ ईयर वन आता है। ठीक है, तो आपने इसको, अच्छा नहीं लिखा अभी फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आएगा। लेट्स ड्राइव अ शॉर्टकट बाय क्रिएटिंग आवर ओन परपेचुइटी। तो सपोज ये उसने एग्जांपल दे रहा है, सपोज यू कैन इन्वेस्ट $100 इन अ बैंक अकाउंट पेइंग 5% इंटरेस्ट पर ईयर। आपने अपने $100 बैंक के अंदर डाले, ठीक है, और बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, फॉर एवर। वो कहते हैं जितनी देर आप अपने $100 को यहाँ रखेंगे बैंक के अंदर, आपके $100 के ऊपर 5% आपको देता रहूंगा बैंक के। तो ये क्या बने, आपको फॉर एवर उसके ऊपर 5% मिलेगा। तो ये आपकी परपेचुइटी बन गई। एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव 5% उसके साथ लगेगा, तो 105 बन जाएगा एंड पे। आपकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था, $100 था, और आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना मिला, $5 मिला। तो सिंप्लीफाइड एग्जांपल हम देखते हैं इसको, ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक, $100 आपका गया, नेगेटिव साइन है, तो आपका फर्स्ट ईयर के ऊपर 105 आया। ठीक है, आपने $5 ले लिया, 100 वापस री इन्वेस्ट कर दिया, 100 वापस री इन्वेस्ट कर दिया आपने, या आप 105 भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100 आपने री इन्वेस्ट किया, तो फिर उसके ऊपर 5% लगा, तो 105 फिर बन गया वो एक साल के बाद। फिर उसमें से 100 आपने री इन्वेस्ट कर दिया, $5 आपने यूज किया। तो ये इस तरह का है जैसे कि ये कफालत स्कीमें जो बैंक की चलती है ना, कि भाई आप इतनी अमाउंट जमा करा दें और फिर आप इतने अरसे बाद हर महीने हमसे इतने पैसे लें। ठीक है, तो वो उतना ही इंटरेस्ट वो उनको पे कर रहे होते हैं। तो वो इंटरेस्ट की जो जो उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो उसको यूटिलाइज कर देते हैं और ओरिजिनल अमाउंट आपकी वहीं पे रह जाती है। ठीक है, तो उस इस तरह से यहाँ पे भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा रिपीट्यूटिव जनरलाइज कैसे करेंगे, इफ वी इन्वेस्ट एन अमाउंट पी एट एन इंटरेस्ट रेट आर। आवाज सही आ रही है? जुनैद, आवाज सही आ रही है? जी सर, सही आ रही है। अच्छा, मुझे खुद अपना इको आ रहा था, मैंने कहा इसलिए मैं रुक सर गया। हुआ था, 1 सेकंड के लिए को हुआ था। जी, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको पी कह दिया हमने, इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है वो आर है, तो हमने ये बहुत पहले ये देखा था कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट। तो हमारे पास वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आ जाती है। तो आपकी जो परपेचुइटी के अंदर जो कैश स्ट्रीम बन रही है, जो हमने यहाँ देखी है अभी, वो कितनी है, कैश स्ट्रीम कितने की बन रही है, $5 आपको एवरी ईयर मिल रहा है, ये कैश स्ट्रीम बन रही है आपकी। $5 यू आर गेटिंग एवरी मंथ। तो ये असल में क्या है, ये इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कैश स्ट्रीम बन रहा है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट जब आप निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रेट को आप प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटरेस्ट की बजाय आपने उसको क्या कह दिया, आपने कहा ये कैश स्ट्रीम है, सी रेगुलर कैश स्ट्रीम है, यानी आपकी इक्वल कैश अमाउंट आ रही है एवरी टाइम। तो आपने उसका वही फॉर्मूला लगाया जो आप इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के लिए लगाते थे, कि रेट इनटू प्रिंसिपल। ठीक है, तो पी जो है वो बैंक के अंदर रह रहा है और सी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी बिकॉज ऑफ कॉस्ट टू क्रिएट परपेचुइटी, कॉस्ट क्या है इसकी, इसकी कॉस्ट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कॉस्ट जहां जहां नेगेटिव का साइन है, ये आपकी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट $100 है, आपकी कॉस्ट $100 है, आपकी कॉस्ट $100 है, कॉस्ट $100 है। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है, वही आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर आपको ये आपकी कैश स्ट्रीम जनरेट हो रही है, या आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं सिर्फ इसको। ठीक है, तो आपकी द वैल्यू ऑफ रिसीविंग सी इन परपेचुइटी इज अपफ्रंट कॉस्ट पी। तो पी क्या है, 100 है, सी क्या है, 5। तो आप अगर इसको रीअरेंज कर दें, तो यू कैन फाइंड द पी, पी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये सी इज इक्वल टू आर इंटू पी है। तो अगर आप आर को डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, तो ये सी ओवर आर बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है एट टाइम जीरो, पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, तो आपने क्या किया,
आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली परपेचुइटी, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, सी ओवर, इतना सिंपल फॉर्मूला है। यानी अगर फॉर एवर के लिए आपको कैश स्ट्रीम जनरेट हो रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, तो इसमें क्योंकि कैश जो आपका आ रहा है वो रेगुलर है या आप कह लें कि इक्वल अमाउंट है, तो उसको इसीलिए आप सी शो करें। ठीक है, उसमें तो डिफरेंस है नहीं कि आज ये मिलेगा साल बाद और मिलेगा, डिफरेंट अमाउंट्स नहीं है, सिमिलर अमाउंट है, सेम अमाउंट है, तो सी रहेगी। ठीक है, और आपका जो भी रेट होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंपली प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी परपेचुइटी की। तो ये आपने परपेचुइटी का वो फॉर्मूला निकाल लिया। अच्छा, यही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैथमेटिकली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/1 प्लस आर, 1 + 1/1 प्लस आर स्क्र प्लस 1/1 प्लस आर क्यूब, तो इन सबको जब आप टोटल करते हैं तो इनका रिजल्ट 1/r आता है। ठीक है, अगर 1/r आता हो इन सब टोटल को सम करने का, तो सी आपने कॉमन निकाला हुआ था, तो सी इंटू 1/r बनता है सी ओवर आर, लेकिन उसने आपको ज्यादा सिंपल तरीके से इसको समझा दिया है तो ये सी ओवर आर इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपका परपेचुइटी। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी परपेचुइटी, और परपेचुइटी हमेशा किसके ऊपर होगी, फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर होगी। और फ्यूचर कैश फ्लोज का डिसीजन आपने कब करना होगा, वो आपने आज करना है, प्रेजेंट में करना है। तो यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी। तो फ्यूचर कैश फ्लोज की आपने फॉर फॉर एवर या फॉर अनडिफाइंड टाइम, फॉर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीरियड्स, तो आपने करना होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी है। आप उसको देखेंगे कि आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं इन्वेस्टमेंट करके, कि क्या वो इक्वल आती है उसके, या यानी कंपेयरिंग करनी है ना आपने, बेसिकली तो डिसीजन मेकिंग करना है आपने, तो उसको उस टाइम इन में ला के आपने प्रेजेंट में उसकी देखनी है कि जितनी भी आपको फॉर एवर जो मिल रहे हैं पैसे, उसकी आज इस वक्त क्या वैल्यू, के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला ये P इज इक्वल टू सी होगा, राइट जी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, P की जगह PV कर दो, प्रेजेंट वैल्यू, C इन परपेचुइटी, C आपका कैश फ्लो है, R आपका रेट ऑफ डिस्काउंट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लें। ठीक है, वट एवर यू वुड लाइक टू से इट, आप कह सकते हैं, डिस्काउंट कह दें, इंटरेस्ट रेट कह दें, लेकिन हम इसमें बेसिकली निकाल प्रेजेंट वैल्यू रहे। सर स्लाइड रुक गई है ये हमारे परपेचुइटी पास। भी हो गई, ये रुक गई स्लाइड। जी सर। स्लाइड पे भी, स्लाइड पे कुछ करते हैं जी, बताइएगा जब आओ तो। जी आई स्लाइड, नो सर। नहीं आई। अच्छा, इस बार जरा जिद कर ली है उसको ना थोड़ी सी, चलिए हम इसको रोक के दोबारा शेयर करते हैं। शेयरिंग रुक गई। जी सर, शेयरिंग नहीं हो रही अब। अच्छा, अब आ गई। जी अभी शेयरिंग अब, जी जी। अभी अब स्लाइड भी आएगी तो बताइएगा। जी आ गई आ स्लाइड। गई। जी सर आ गई। जी, ये स्टक हो जाता है sometimes। ये उसका, ये मैं बता रहा था, ये उसका फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल टू सी ओवर आर, और इसी को P की जगह आपने PV कर दिया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी बन गया, राइट। सो वी वर डूइंग कि परपेचुइटी क्या है और एन्युटी क्या है। परपेचुइटी में हमने कहा था कि ये फॉरएवर है, और एन्युटी में हमने, यहाँ पे हमें पता हो लॉन्गर पीरियड के लिए है, मोर देन 1 ईयर के लिए है, लेकिन हमें टाइम पीरियड का पता होगा। ठीक है, और एन्युटी में, अच्छा ये उसका फिर अपना एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, यू वांट टू एंडो एन एनुअल ग्रेजुएशन पार्टी एट योर एल्मा माटर, you want the event to be memorable, so you budget 30,000 per year for per year forever for the party,
If the university earns 8% per year on its investment, and if the first party is in 1 year's time, how much will you need to donate to the endo the party? ठीक है, आप यानी ग्रेजुएशन पार्टी होनी है आपकी यूनिवर्सिटी की, एल्मा मैटर जो भी आपका कॉलेज भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मादर इल्मी कहते हैं उर्दू में, मादर इल्मी, आलमा मातर, मादर इल्मी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ की उसके एनुअल ग्रेजुएशन के अंदर आप डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। एनुअल ग्रेजुएशन पार्टी होती है उनकी, हर साल की एनुअल है लिखा हुआ, तो उसमें आप एंडो करना चाहते हैं, तो उसका जो बजट है वो 30,000 है एक साल का, एवरी ईयर, ठीक है, फॉर एवर, यानी वो हर साल 30,000 जो है ना उसके लिए चाहिए, तो यूनिवर्सिटी जो है वो 8% अपनी इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर सकती है। यूनिवर्सिटी के पास जो कि कैश काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो उस कैश को भी उसके ऊपर भी अर्न करते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी वाले भी एक्स्ट्रा कैश को अपने करंट अकाउंट के अंदर नहीं रखते, बल्कि उन्होंने लेते हैं, और या फिर उन्होंने फिक्स कराए होते हैं कुछ, और कुछ सेविंग में होते हैं, यानी जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए जो उनको मनी चाहिए वो रखते हैं। तमाम जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो इसी तरह से अपने कैश को ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि उसके ऊपर अगर कुछ अर्न कर सकते हो तो कर सकते हैं। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी है और वो अर्न करती है 8%, उनका वट एवर जो भी उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जिसके अंदर उनके डिपॉजिट्स होंगे, वहाँ से उनको 8% का रेट मिलता है। और नॉर्मल रेट नॉर्मली कम होता है, जिनकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 1% 2% ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर पहली पार्टी जो है वो 1 साल के टाइम में है, तो आप कितना डोनेट करेंगे पार्टी के लिए, एंडोमेंट फंड के? एंडोमेंट फंड एक तरह का जो है ना, जैसे म्यूचुअल फंड नहीं होता, इस तरह से एंडोमेंट फंड भी होते हैं, यानी इसके ऊपर भी आपको अर्निंग्स मिलती हैं। तो आप डोनेट भी करना चाहते हैं इन द वे, आप उसको भी अंदर फिर आप इस तरह की आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो जाएगी। तो 30,000 बजट है एवरी ईयर का, ठीक है, जो आप निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड परपेचुटी 30,000 पर ईयर। द फंडिंग यू वुड नीड टू गिव द यूनिवर्सिटी इन परपेचुटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास क्या है इसमें, आप देखें तो आपके पास 8% है, तो सिंपली आपने 8% के साथ इसको डिवाइड कर देना, प्रेजेंट वैल्यू 30,000 8% से डिवाइड कर दें, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू, वो बनेगी 300 आज के इस इंटरेस्ट, ठीक है। If you donate 375,000 today, and if the university invests it at 8% per year forever, then the graduates will have 30,000 every year to fund their graduation project. I hope you can understand this easily. तो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसी तरह की इसकी हो सकता है और एग्जांपल हो, ये भी इंडोइंग की ही एग्जांपल है, ये आप खुद देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तीसरी एग्जांपल भी है इस तरह की, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है, फार्मूला इसका बहुत ही आसान है, सीवर आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड दिस, तो इसमें सॉल्व किए हुए हैं, ये एग्जांपल सॉल्व की हुई है, यू कैन सी इट, हम इसको टाइम यूज करते हैं। हम आते हैं एन्युटी के ऊपर। एन्युटी में अब हमें नंबर का पता है कि नंबर पीरियड्स क्या है हमें पता है, बाकी चीजें इसमें सेम है, ठीक है। एन एन्युटी इज अ स्ट्रीम ऑफ consisting of a fixed number of equal cash flows paid at regular interval. इसमें इंटरवल रेगुलर है, बिल्कुल वैसे ही साल साल के बाद। डिफरेंस बिटवीन एन एन्युटी एंड परपेचुटी इज दैट एन्युटी एंड आफ्टर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। एन्युटी एंड हो जाती है कुछ पीरियड्स के बाद, और हो सकता है उसके बाद भी वो ग्रो कर रही हो, यानी उसकी जो एन्युटी होती है उसकी एक मेच्योरिटी भी होती है कि भाई इतने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट के अंदर कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक खास हद तक, यानी एक कुछ सालों तक आपने पे करना होता है, और फिर उसमें नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं कि इतने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी, तो फिर आपको वो अमाउंट जितनी भी टोटल हुई होती है वो वापस कर देते हैं। तो इन द सेम वे एन्युटी भी इस तरह से वर्क करती है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है एनुटी में, आपने करना तो डिस्काउंट ही है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया ना। यू आर गोइंग टू फाइंड दी वैल्यू टुडे, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी आप टुडे की वैल्यू में उसकी आप चेक करेंगे, तो आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं द सेम वे, और इसमें आपकी जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो भी इक्वल अमाउंट है, इसीलिए सब में सी आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही उसमें डॉट डॉट आ, और आगे कुछ नहीं था, इन्फिनिट था, फॉर एवर के लिए था। यहाँ पे जो लास्ट पेमेंट है वो उसके ऊपर 1 प्लस आर ओवर एन हो गया, एन नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए, जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए होगा, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो गया। लेकिन अब इसमें सी कॉमन आ जाएगा, नीचे सारी वही चीजें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आखिरी वैल्यू आपके पास मौजूद है, वहां नहीं थी। वहां 1 + R3 ये मूव कर रही थी, एन पे भी नहीं रुक रही थी, एन से भी आगे जा रही थी, तो इसी तरह से जा रही थी। तो फाइंड अ सिंपल फार्मूला, यूज द use the same approach as we did. Hmm. तो जैसे हमने परपेचुइटी में किया उसी तरह से वही अप्रोच हम इसके अंदर यूज करेंगे। आप हम अपनी एन्युटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें। विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $100, इन्वेस्टमेंट एट 5%, ये अभी हमने एग्जांपल किया, एन्युटी के अंदर भी 5% है इंटरेस्ट उसके ऊपर, यू कैन क्रिएट अ 20 years एन्युटी ऑफ $5 पर ईयर, यानी फॉर एवर नहीं है बल्कि 20 ईयर्स के लिए। अगर 20 ईयर्स के लिए आप ईच ईयर $100 आप रखते हैं तो आपको $5 मिलता है, जहां पे आपकी एनुटी मेच्योर होगी वहां पे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका पी था, वो भी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका पी क्या था, वो 100 था, तो वो 100 भी आपको मिल गया। देखिए 5 मिल रहा है, 20th ईयर पे आपको 5 भी मिल रहा है और आपको 100 भी मिल रहा है। तो अब आपने इसको टोटल करना है, बाकी तो आपकी एनुटी है, प्लस इसके अंदर ये 100 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। सो अगर आप इसको यहाँ से देखें, 5 ये तो वही हो गया, आपने सबको टोटल किया, इसको टोटल करने का फॉर्मूला क्या था, सी ओवर आर था। और अगर सी ओवर आर के अंदर पी को ऐड कर देते हैं या प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं तो आपका वो एन्युटी का बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखें आपकी जो फर्स्ट पेमेंट बन रही है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बन रही है एन्युटी के अंदर, पर पीक्यूटी में तो हमने कहा था कि फर्स्ट पेमेंट होगी ही आपकी फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर। यहाँ पे उसके अंदर थोड़ी एक्सेप्शन आएगी, वो आती है तो मैं फिर आपको बताता हूँ। लेट्स सी इसका फॉर्मूला देखिए। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी बन जाएगी 20 ईयर्स की, और उसमें आप एक कैश स्ट्रीम जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है 100 की एक्स्ट्रा आ रही है, इसको आप डिस्काउंट बैक कर लें आज ही। कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, 20 ईयर्स के लिए। कितनी अमाउंट है, 100 है। तो आपने इस अकेले को अलग डिस्काउंट बैक कर लें और इसकी एन्युटी बना लें 20 ईयर्स की, ठीक है। तो आप देखें 20 ईयर्स एन्युटी ऑफ $5 पर ईयर और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $100 इन 20 ईयर्स। क्यों इसको $100 को अलग किया, बिकॉज हमने कहा था कि एन्युटी और परपेचुइटी के अंदर जो हमारे कैश फ्लोज होंगे वो इक्वल अमाउंट के हैं। अगर इक्वल अमाउंट के होंगे तो आखिरी साल में जो हमें 105 मिल रहा है वो तो उसकी अमाउंट बाकियों से तो डिफर कर रही है, तो वो फिर एन्युटी नहीं रहेगी, इसीलिए इस 100 को हम सेपरेटली ट्रीट करें और इसकी एन्युटी बना लिया हमने, ठीक। Law of one price tells us that because it only took an initial investment of $100 to create the cash flows on the timeline, the present value of these cash flows is $100। तो इन सब की जो वैल्यू है वो $100। कैसे, हमने इन्वेस्ट तो $100 किया ना आज, तो उसकी बेस के ऊपर आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा इसको फॉर्मूले की स्वरूप में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये 100 माइनस ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इसकी आप निकालेंगे, तो आपके पास 100 मिलेगा 20 ईयर्स में, और उसको आपने डिस्काउंट करना है 20 ईयर्स के ऊपर। तो आपने इसको जब डिस्काउंट करेंगे $100 बेसिकली 20 ईयर्स के बाद जो आपको मिलना है उसकी आज वैल्यू 37.69 होगी। देखिए कितना फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर। तो ये आपका 62.31 बन गया, ठीक है। रीअरेंज किया है आपने उसी फॉर्मूले को इसको
ये आप कहते हैं कि $100 बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया ना, तो प्रेजेंट वैल्यू तो आपके पास $100 ही हुई ना। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली आपने, इसको उठा के इस तरफ लेके आए, इस पूरी वैल्यू को उठा के आप इस तरफ लेके आए और इसको दिया, लेकिन आपने राइट और लेफ्ट साइड चेंज कर ली, इस साइड को आपने इधर लिख दिया और इसको इधर, यानी आपने लिखा $100 माइनस पीवी $100 इन 20 ईयर्स, ठीक है, और इसको इस तरफ लिख दिया। तो आपने इसको सॉल्व किया, ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे जी, एनओटी को आप सॉल्व करेंगे। एनओटी को कैसे करेंगे, 20 ईयर्स के एनओटी को कैसे करेंगे, $5, ठीक है। इसका इंटरेस्ट क्या था आपका पास, इंटरेस्ट 5% था। लेट्स सी इंटरेस्ट रेट क्या था, 5%, 5% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट था। तो आपके 5% के ऊपर आपकी ये डिस्काउंट बैक हो गई 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए हो गई, इस तरह से ये मूव करते जाएगा, ठीक है। तो we usually want to know the present value as a function of C, R and N, since C can be written as $100 into 0.5 और 0.5 $5 we can further rearrange। ये आपने उसको सेम सेम बनाने के लिए ना, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करते हैं 5/0.05 तो ये $100 बनता है, ठीक है। ये सबके साथ आ रहा है, ये सी बन गया। तो वो कहता है इस तरह लिखने की बजाय इस तरह लिख दिया, ये जस्ट फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए वैसे कर रहा है, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप उसको वो और तरह से भी, मतलब डायरेक्ट तौर पे भी कर सकते हैं। यहाँ से वो फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा है। आर आपके पास ये है तो 5% है, ठीक है, 5% आपके पास आर है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, एन आपके पास 20 है। तो आपने इन सबको एक फार्मूले की सूरत में यूं करके लिख देना है, सी इंटू 1/r और 1 माइनस 1/1 प्लस आर की पावर है। तो ये आपकी एनओटी बन गई, ठीक है, फॉर एन पीरियड का टाइम, जिसमें आपका कैश, जो कैश स्ट्रीम है वो सी की है। सी आपकी कैश स्ट्रीम है। कैश स्ट्रीम कितनी थी, 100 थी, और आपका इंटरेस्ट रेट क्या था, 5% था, ठीक है। और ये आपका सिंपली 1 माइनस 1/1 प्लस आर की पावर। इसमें हम नहीं जाते कि ये फार्मूला कैसे उसने डिराइव किया है, क्योंकि ये फिर मैथमेटिक्स की बात हो जाएगी। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसको ऐसे ही याद कर लें, यानी आप अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, बेसिकली सी इंटू 1/r क्या है, ये सी ओवर आर है। सी ओवर क्या आर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी सी ओवर आर होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी और उसके साथ आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए है उसी का डिस्काउंट करना है, 1/1 प्लस आर की पावर, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी और साथ ही ये आपका फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, माइनस कर रहे हैं किसको, डिस्काउंट फैक्टर आप निकाल रहे हैं फॉर एन पीरियड, उसको आप उसमें से माइनस करें, ठीक है। शायद इसने सॉल्व किया भी नहीं। अच्छा, इसने यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दी है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल से फर्दर कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से करें। यू आर अ लकी विनर ऑफ 30 मिलियन स्टेट लॉटरी। लॉटरी अमेरिका के अंदर चलती है ना स्टेट लॉटरीज, तो आपको 30 मिलियन का आपका नंबर, लकी नंबर निकल आया, आप को 30 मिलियन का प्राइज मिला स्टेट लॉटरी की तरफ से। यू कैन टेक योर प्राइज मनी इधर एज, अब उसमें ऑप्शन है 30 पेमेंट्स ऑफ 1 मिलियन पर ईयर, 30 मिलियन का है ना, तो कहते हैं कि आपको या तो 1 मिलियन हर साल पे कर सकते हैं स्टार्टिंग टुडे, यानी पहली पेमेंट वो आज कर देंगे, या फिर दूसरी सूरत क्या है कि 15 मिलियन पेड टुडे इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%, विच ऑप्शन शुड यू चूज। या तो 15 मिलियन आज ही ले लें, ठीक है, या फिर आप 1 मिलियन हर साल लें, ठीक। उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट बता दिया आपको 8% का। अब आप किस चॉइस, किसको चूज करेंगे, 15 मिलियन लेंगे या आप क्या करेंगे 1 मिलियन हर साल में लेंगे। आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दोनों की, ठीक है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आप कहेंगे 1 मिलियन हर साल मिल रहा है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं मैं फॉर 30 ईयर्स, और 15 मिलियन पेड टुडे, तो वो तो सिंपली 15 मिलियन है, उसकी तो कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, आज ही मिल रहा है। तो आपने ये 15 मिलियन जो आज ही मिल रहा है सेकंड चॉइस के अंदर, इसको आपने कंपेयर करना है एक एनुटी बना के 1 मिलियन की फॉर 30 ईयर्स, ठीक है।
यानी 30 पेमेंट्स मीन 30 ईयर्स मिलेगा आपको, 1 मिलियन पर ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग टुडे, आज से स्टार्ट हो। तो अब आप क्या करेंगे, एक एनओटी बनाएंगे इसकी, और इसकी फर्स्ट पेमेंट आपकी कब हो रही है, स्टार्टिंग टुडे। तो एक पेमेंट तो डिस्काउंट नहीं होगी, 1 मिलियन तो मिल गया, वो तो डिस्काउंट नहीं होगा, जो आज ही मिल जाएगा वो तो डिस्काउंट नहीं होगा, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर तो कोई डिस्काउंट नहीं होता। और बाकी 29 जो वैल्यूज हैं वो उसके ऊपर आपकी बनेगी, तो 1 मिलियन आप बाद में उसके अंदर ऐड करो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए 1 मिलियन ये मिल रहा है, फिर ये 1 मिलियन, यहां से आपकी एनओटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 0 से 29 30 टोटल बनते हैं, यानी ये 29 हो गया प्लस 1 ये पेमेंट हो गया, तो 30 पेमेंट्स बन रही है आपकी। तो आपकी जो एनओटी है वो जो बन रही है वो 29 ईयर्स की बन रही है। या फिर हम इसमें अभी एक और चीज भी देखेंगे, because the first payment starts today, the last payment will occur in 29 year, उसी को explain कर रहा है, for a total of 30 payments, 1 million at date 0 is already stated in present value terms, तो उसको तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, but we need to compute the present value of the remaining payment, जो बाकी की पेमेंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, उनको हमने डिस्काउंट करना है, जितना जो डिस्काउंट होगा, जितने years होंगे उसको, fortunately this case looks like a 29 years annuity of 1 million per year. Yes, fortunately yes, वाकई ये ऐसे ही है। So we can use the annuity formula, हम annuity का formula यूज कर सकते हैं। annuity का formula क्या है, C over R into 1 minus 1 over 1 plus R की power n, ठीक है। तो C क्या है आपके पास, 1 मिलियन है, R क्या है 8% है, 0.08 आ जाएगा, 1 over 0.08 और into 1 minus 1 over 1.08 की पावर 20, यही, ठीक है। 1 मिलियन इंटू 1 ओवर 0.08, 1 माइनस 1 ओवर 1.08 की पावर 29। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया सारे को, इस सारे को सॉल्व करोगे 11.161, 11.16 मिलियन बन रहा है अगर आप 30 पेमेंट्स लेते हैं। तो अब आपके लिए डिसीजन करना आसान है, कौन सा डिसीजन करेंगे, would you take 15 million today just now or you will take 1 million सर every year? सेकंड ऑप्शन 15 मिलियन वाला। Yeah, because you are getting benefit of almost 4 मिलियन, ठीक है, 3.84 मिलियन का आपको बेनिफिट होगा। तो द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज इन 1 मिलियन, वो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें 1 मिलियन और भी ऐड होगा, सॉरी 1 मिलियन और ऐड होगा, और होगा ऐड, 1 मिलियन तो आपको मिल जाएगा। तो हाँ, 1 ऐड किया ना इसने, 1 मिलियन प्लस 11.16 मिलियन, तो टोटल 12.16 मिलियन है, बट स्टिल द वैल्यू इज lesser than the second option in which you are getting 15 million discount, ठीक है। तो फिर वो वैल्यू बड़ी है, वो पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे रही है, बेनिफिट उसमें ज्यादा, तो आप उसी को चूज करें, ठीक है। तो ये आपके एनओपी का एक हो गया, ये सारे डिस्काउंट होके इनकी प्रेजेंट वैल्यू 11.16 आई, 1 मिलियन इसमें ऐड हो गया तो ये 12.16 बन गया। तो यू विल सर्टेनली चूज अपफ्रंट दिस बिकॉज इट इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कह रहा है एक्सेल पे भी आप कर सकते हैं, एनओटी का उसके अंदर फंक्शन भी होता है, डायरेक्ट एनओटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका उसने एक तरीका बताया है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना हो तो ये है। इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स 29 है एंड इंटरेस्ट रेट जो है आई ओवर वाई 8% है, और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है 11 मिलियन, यानी पूरी उसने वैल्यू निकाली है इसकी आप टू सिंगल डॉलर यानी यूनिट प्लेस कर, और इसमें जो पेमेंट है आपकी वो आपकी 1 मिलियन, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इसके अंदर कोई नहीं होगी, तो ये आपको इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर उसके अंदर यूज करेंगे, तो ये हम इसका एक सेशन कर लेंगे, एक छोटा सेशन जैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी एक्सेल यूज करनी आती होगी, उसके अंदर फॉर्मूलाज के अंदर जाके आप फाइनेंशियल सेक्टर में उसके अंदर आपको एनओटी नजर आ जाएगी, ठीक है। एनओटी को खोलेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसी तरह की चीजें मांगेगा वो, ठीक है। एन मांगेगा वो आपने खुद बताना है 29,
आपसे इंटरेस्ट रेट मांगा वो आपने खुद बताना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू खुद बतानी है। एक प्रेजेंट वैल्यू के साथ हमेशा माइनस कर सकते हैं, ठीक। और पेमेंट यानी जो आपकी रेगुलर इक्वल अमाउंट ऑफ कैश है, कैश स्ट्रीम है आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ पे वो आपने डालना होता है। तो आपको इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ उसने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, इक्वल टू पीवी, आगे इंटरेस्ट रेट, एन ये नंबर ऑफ पीरियड का, एन पी ई आर मतलब नंबर ऑफ पीरियड का, ये 29 है। और पी एम टी का मतलब ये है कि जो आपकी रेगुलर कैश की है। और एफ पी का मतलब आपकी फ्यूचर वैल्यू अगर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपने ये फॉर्मूला बन गया। अगर इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं तो रेट आपके पास 8% है, 0.08, और 29 नंबर ऑफ पीरियड है, और 1 मिलियन आपकी पीएमटी है, यानी आपकी कैश स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर आपको मिल गई। तो इस तरह से आप इसके अंदर भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उससे देख लीजिए, ये इजीली हो सकता है, ठीक है। रीजन क्या होगी, क्यों सिलेक्शन करेंगे, डिफरेंस कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी एवेल्यूएशन, ठीक है। इसी तरह का एक प्रॉब्लम और भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी एनओटी का आपका आ गया है फॉर्मूला, ठीक है। एनओटी का फॉर्मूला आपने निकाला था। अब हमने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। नाउ वी विल सी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी। अगर हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी देखते हैं तो फिर फ्यूचर वैल्यू को कैसे देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी को कैसे देखेंगे। फ्यूचर वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू और उसके साथ कंपाउंड कर देते हैं, यही करते हैं ना। जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है, आज की जो वैल्यू होती है, उसको आप कंपाउंड कर देते हैं जो भी आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं उसके साथ, सिंगल कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी यू ऑलरेडी नो, तो वो उसका फार्मूला ये सी ओवर आर इंटू ये पूरा फार्मूला जो है ये आपका एनओटी का प्रेजेंट वैल्यू का। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ये वैल्यू पूरी डाल दी, ठीक है। और आगे ये उसका कंपाउंडिंग फैक्टर था जो हम वैसे हम करते हैं, ये 20 पीरियड्स के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू को इतने के साथ कंपाउंड करा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, पीवी की जगह हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू एनओटी ली। तो आप अगर इसी वैल्यू को अंदर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वन बन जाएगी। ये सेम है ना, 1 प्लस आर की पावर एन, ये 1 प्लस आर की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और यहाँ 1 प्लस आर की पावर एन। थोड़ा सा चेंज आया है, जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो वो नीचे की बजाय ऊपर आ जाता है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस 1, ठीक। ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। तो इस तरह से आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी भी निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी क्यों निकालेंगे, उसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये उसकी एग्जांपल आ गई, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इसमें पूछ रहा है। Alan is 35 years old and she has decided it is time to plan seriously for her retirement. यानी पहले आपने सेविंग्स करनी है और फिर आपको उसकी कैश स्ट्रीम जनरेट होगी, ठीक है। इस तरह रिटायरमेंट में यही होता है ना कि आपको उसके बाद पेंशन मिलती है, या फिर आपको कोई उसका रिटायरमेंट का जो होता है बेनिफिट होता है, मंथली बेनिफिट ईओबीआई के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड है तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर अंटिल शी इज 65, ठीक है। अभी उसकी एज क्या है, 35। तो ये शायद रिटायरमेंट 65 पे होनी है, इसलिए 65 दिया हुआ। तो शी विल सेव 10,000 इन रिटायरमेंट अकाउंट, हर साल 10,000 वो सेव करेगी। इफ द अकाउंट अर्न्स 10% पर ईयर, उसके 10% अगर आपका रिटर्न है, तो हाउ मच विल एलन हैव इन हर अकाउंट एट एज 65। जब वो 65 की होगी तो उसकी उस वक्त कितने पैसे होंगे उसके अकाउंट में। उसने ये नहीं कहा कि उसकी आज की वैल्यू बताओ, उसने कहा जब उसकी एज 65 होगी उस वक्त उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, उसकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक। इसको प्लान करें, ये 10,000 हर ईयर में डाल दें, और 35 ईयर में वो प्लान कर रही है, और आफ्टर 1 ईयर उसने पेमेंट शुरू करेगी, ठीक है। 36 ईयर की जब हुई तो फर्स्ट पेमेंट गई, 37 की हुई तो सेकंड पेमेंट,
टिल 60। तो ये टोटल पेमेंट्स आप देख लें, ये 35 पे थी, तो ये प्रेजेंट था उसका, ठीक है, 0, ये 1 है, ये 2 है, तो ये आप अगर देखते हैं तो ये 30 पेमेंट्स बनती है, ठीक है, 1 से लेके 30 तक की पेमेंट्स बनती है, तो ये 30 years की एनुटी बनती है, ठीक है। Alan savings plans looks like an annuity of 10,000 per year for 30 years. It is easy to become confused when just look at it. Rather than ये उसने hint दिया हुआ है, at both dates and age, a common error is to think that there are only 65 months, 29 payments. Writing down both dates and ages avoids this problem. Determine the amount Ellen will have in her account at the age 65. You will need to compute the future value of the guarantee. तो उसने पूछा कि उस वक्त कितने पैसे होंगे, तो यू कैन टेल। तो इसको सिंपल आपका जो फ्यूचर वैल्यू का अभी हमने फार्मूला निकाला, सी ओवर आर। सी क्या है, रेगुलर जो कैश फ्लोज हैं वो 10,000 के हैं, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उससे डिस्काउंट कर रहे हैं, और ऊपर क्या था, 1 प्लस आर की पावर एन, तो एन 30 है, 1 प्लस आर 1 और 10% 1.1, 30 माइनस, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लें, तो एट द एज ऑफ 65 शी विल हैव 1.645 मिलियन, ठीक है, 10,000 अगर वो सेव करती रहे तो उसके पास उस वक्त जब वो रिटायर होगी तो 1.645 मिलियन, और इसी को आप एक्सेल पे करना चाहें तो इस तरह से दिया हुआ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, एफ वी एन का, एन ये सारी वैल्यूज आप कर लेंगे तो आपके पास इसमें, क्योंकि आप पेमेंट्स कर रही हैं, आपके कैश फ्लो आउटफ्लोज हो रहे हैं, इसीलिए आप पेमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, राइट की। तो इवैल्यूएशन क्या है, तो कंपाउंडिंग से जो डिफरेंस पड़ेगा आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो इतना पड़ेगा, ठीक। डिफरेंस तो सर आपने कितने एक्चुअल अमाउंट कितने दी है, 30 इयर्स के लिए दी है, तो आप 10,000 को 30 के साथ वैसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 300,000 आता है, 300,000 आता है, कितना आता है 300, यानी 300,000 को क्या कहेंगे, 30,000 30 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो 300,000 मिलता है। 300,000 का मतलब क्या है, 0.3 मिलियन, तो 0.3 मिलियन बेसिकली आपने सेट असाइड किया, और उसकी जो कंपाउंडिंग से वो 1.645 मिलियन, ठीक है, 0.3 मिलियन मिलता है ना मेरे सामने। ये एक और प्रॉब्लम है इसी तरह का, ठीक है, ये भी रिटायरमेंट सेविंग प्लान का है एनुटी का, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ आज की क्लास को पढ़ने से पहले, इस प्रॉब्लम को आप खुद देख लीजिए, ठीक है, कोई इश्यू होगा तो आप बताइएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और भी दिया हुआ है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। इसमें नहीं बताया वो, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। आज की क्लास आपकी बस खत्म हो गई, हमने 4.3 तक किया है सेक्शन सर, आगे के हम अभी फिलहाल यहीं रोकते हैं। इसमें ग्रोइंग कैश फ्लोज वैसे अगर आप खुद से देखना चाहें, आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख्याल में डेवलप हो गई है, तो अगर खुद से देखना चाहें तो खुद से देख लीजिएगा इसको, सिंपल है ये भी। इसमें इसका जो फार्मूला है ग्रोइंग परपेचुइटी का, वो यानी अनलिमिटेड टाइम है इसमें, फॉर एवर है, लेकिन आपकी वो आप पैसे ले नहीं रहे इसके अंदर रेगुलर, जैसे आपकी एग्जांपल थी ना कि आपको आप $100 आपने डाले और आपको हर साल $5 मिल रहे थे, आप ले नहीं रहे पैसे, आप री इन्वेस्टमेंट किए रह रहे हैं उन पैसों की भी, तो आपका क्या हो रहा है, हर साल आपकी वैल्यू बढ़ रही है, 105 हुई, फिर उससे अगले साल 105 के ऊपर फिर लग जाएगा 5%, तो मजीद बढ़ जाएगी, यहाँ 3% का आ रहा है एग्जाम्पल में, $100 है और 3% से ग्रो हो रही है, $100 3% से ग्रो हुई, फिर 3% से, फिर 3% से, लेकिन फॉर एवर है, तो फॉर एवर होगी, तो आपकी इसमें ग्रोथ रेट जो आपका है वो क्या आ रहा है वो आपने देखना है। ये ग्रोइंग है, जो आपकी जो कैश फ्लो जा रहा है वो इक्वल अमाउंट का नहीं है, बल्कि आपकी अमाउंट ग्रो कर रही है, तो जितने से आपकी अमाउंट ग्रो कर रही होगी वो आप उसका ग्रोथ निकाल के
वो आप उसके फार्मूले में डाल देंगे, आर माइनस जी हो जाएगा। ठीक, ये हमने पहले किया था प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को बता रहा हूँ। 4.3 एग्जाम्पल ये अभी हमने की थी, उसके हिसाब से बताया, तो उसको एक्सटेंड किया उसकी। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया उसको कि इसको देख लीजिएगा, मैं ग्रोथ का बता रहा था, ये ग्रोथ थी उसको 4%। ये यहाँ पे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ द पार्टी नेक्स्ट ईयर इज 30,000 एंड द कॉस्ट देन इंक्रीज 4% पर ईयर फॉर एवर। ये वो जो ग्रेजुएशन एल्मा मातर के अंदर जो वो कह रहा था ना कि वो अगर एंडो करेगा तो डोनेट करेगा तो उसमें फिर हर साल जो है वो ग्रेजुएशन पार्टी हो सकती है, उससे इतनी अमाउंट निकल सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 4% से वो ग्रो भी करेगी। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है ग्रेजुएशन पार्टी की कॉस्ट जो है वो 4% से ग्रो करेगी, तो उस ग्रोथ को सिंपली आपने फॉर्मूले के अंदर डाल देना यहाँ। ठीक है, तो वो फॉर्मूले में डालेंगे तो आपकी अमाउंट 750,000 बनेगी, क्योंकि अदरवाइज आपकी वैल्यू क्या बन गई थी, 375,000। तो आप देखें ये वैल्यू 375 से ग्रो कर गई 750, डबल ही हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। ठीक है, यू नीड डबल द साइज ऑफ योर बिल। तो आपको ग्रोथ अगर ऐसी रहेगी तो आपको इस तरह, तो इसी ग्रोइंग को आप एनओटी के अंदर भी ले सकते हैं। एनओटी की दो टाइप्स होते हैं सिंपली, अभी हम अभी कंटिन्यू करते। इस एग्जांपल को इस एग्जांपल इन एग्जांपल्स को आप कर सकते हैं ग्रोइंग कैश फ्लोज की। इसको कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू होगा तो मुझसे आप बात कर लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम है सॉल्व है, इनको आप देख सकते हैं। 4.4 यानी 4.5 से पहले पहले आप इसको देख लीजिएगा, चाहे तो 4.5 और 4.6 को भी देख लीजिएगा, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपकी जो एनओटी होती है, एनओटी की दो टाइप्स होती है। एनओटी की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप की एनओटी को हम कहते हैं एनओटी ड्यू, और एक रेगुलर एनओटी। एनओटी ड्यू जो है उसमें जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो आपकी फौरन हो जाती है, प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और जो एनओटी रेगुलर एनओटी होती है उसके अंदर आपकी जो पेमेंट होती है, जैसे हमने इसमें प्रीपिक्यूटी में देखा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर होती है। तो बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बाकी सब ऑलमोस्ट सेम। तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई बात करनी हो, तो वो आप बता सकते हैं। हमारे पास स्टिल भी है 5 मिनट्स, वी कैन टॉक। लेक्चर अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता दें, मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। अगर पिछली क्लासेस के नहीं है तो वो भी बता दें, अगर किसी को एक्सेस नहीं हो रही तो। वैसे तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, ब्लैक बोर्ड से। आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को अगर देखना चाहें, रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को, तो यू कैन डू इट इजीली। मैंने शुरू में कहा था एग्जाम मार्क्स नहीं पूछने, अभी मैंने आप एग्जाम्स नहीं चेक किया, उसकी डेट दी हुई है उन्होंने, उससे पहले पहले हो जाएंगे चेक होपफुली। जी जनाब, कुछ क्या बोलेंगे आप? जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए तो। जी मैं डाल दूंगा, पहले पहले डाले थे ना मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन। नो सर, पहले भी नहीं आया था मेरे पास। इतना पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन आए हैं आपके पास एग्जाम से पहले? प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले तो थे, आपके भी नहीं, आपके नहीं डाले थे प्रैक्टिस क्वेश्चन? मैंने डाले थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आई होप कि मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाले थे, मैसेज डाला था कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया आपके। पता नहीं कैसे मिस हो गया जरा। हमारा आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था? सर 22 तारीख रिटर्न से। का 22 को आपकी क्लास भी तो थी ना? जी सर। 22 को आपकी क्लास भी
हाँ जी, बिल्कुल मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, ये आप टेलीग्राम पे 22 को जाके देखें। पिछले संडे को जब हमारी क्लास हुई है तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं और मैंने मैसेज डाला है 9:52 के ऊपर, आई हैव अपलोडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस एट ब्लैक बोर्ड। तो मैंने वहाँ पे ये भी लिखा है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर थे ना, तो मैंने लिखा कि ऑल क्वेश्चंस मे नॉट बी रेलेवेंट टू योर लर्निंग। जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसके बारे में था, बट इट इज एडवाइज टू गो थ्रू ऑल and look solved examples before attempting your midterm exam। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं या नहीं दिए गए। थोड़े से विजिलेंट हो जाए। सर मैसेज नहीं देखा शायद फिर। हाँ, तो आपने देखना होता है ना मैसेज, जो कुछ भी आएगा टेलीग्राम पे ही आएगा ना। उस दिन यही बात हो रही थी कि भाई एग्जाम आ गए हैं, आप हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दें ताकि हमारे लिए ना मुश्किल ना हो पेपर को सॉल्व करना ना। तो फिर मैंने उसी दिन ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के और फिर उसकी की भी डाली थी साथ ही, वरना नॉर्मली की फौरन नहीं डाली जाती, प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले दिए जाते हैं, की बाद में दी जाती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके मौजूद हैं मेरे ख्याल में, रिसोर्सेज में डाले थे, कहाँ डाले थे मैं देख के आपको बता देता हूँ, एक मिनट। लेक्चर्स, हाँ जी बिल्कुल, लेक्चर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से फोल्डर बना हुआ, आपने ब्लैक बोर्ड को खोल के देखा ही नहीं है। और मैं जिस चीज को भी डालता हूँ ना, तो उसको बिल्कुल फर्स्ट वो लेक्चर्स के अंदर वो सबसे पहली चॉइस नजर आ रही थी, मैं उसका ऑर्डर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए, लेकिन आप इसको मिस कर गए। चलें, अभी नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं इस चीज की कि ऐसा ना हो, क्योंकि नुकसान तो आपका ही होता है ना, जी मेरा क्या सर। नुकसान है बताएं, नुकसान तो आपका ही हो रहा है। तो ये इसका भी मैं, अगर आप चाहें तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर का लिंक डाल दूंगा वहां पे, और अगर कोई और लिंक आपको चाहिए, आपने ब्लैक बोर्ड पे आपको एक्सेस नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, या आप वैसे चाह रहे हैं कि वैसे आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल, आपको मैं इसके लिंक शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे बता दीजिए। क्विज की आपको अटेम्प्ट मिल जाएगी, आप डोंट वरी, आप जो है ना थोड़ा लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें। आपको आपको कितने, 2 क्विज दिए हैं ना? जी सर 2 क्विज हैं। 2 क्विज दिए, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थोड़ा सा पार्ट रह गया, ये करके फिर इसका भी क्विज एक आएगा आपको ना। तो असाइनमेंट भी आपको एक देनी है, लेकिन वो असाइनमेंट मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स और कवर कर लें हम, उसके बाद आपको दूँ असाइनमेंट। सर वो ग्रुप असाइनमेंट है? जी, मिनिमम 2 असाइनमेंट्स तो होंगी ना आपकी। नहीं वो ग्रुप 2 असाइनमेंट असाइनमेंट है मैं। नहीं, वो देख लेंगे, मेरे ख्याल में ग्रुप कर लेंगे, हाँ सर 3 वो से मैंने 5 लेक्चर्स लोगों का देखे ग्रुप थे होगा। तो उसके अंदर ग्रुप आ रहा था। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है अगर कोई क्वेश्चंस हो तो टेलीग्राम पे पूछें, और थोड़े से एक्टिव हो जाएं। मिड टर्म हो गया, अब तो फाइनल आते पता ही नहीं चलेगा आपका फाइनल आ जाना। ठीक है जी, ठीक है सर। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज, गुड लक विद योर लर्निंग अल्लाह हाफिज। सेशन। आप जो है अब फिर